तो महाराष्ट्र में आखिरकार अब चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है और इसका प्रेडिक्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया था। और इस वक्त पहली बार अजीत पवार हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर वो हिंदी चैनल्स के साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अच्छा है पहली बार हमसे बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा पवार के नाम से जाने जाते हैं। आप पहले आदमी थे कि आपने करीब 1.5 महीने पहले कहा था कि सभी पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, तभी पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। और आखिरकार आपकी बात तो सुन ली सबने, ठीक है। अब आज सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ये कहा जा रहा था कि आपको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि जिस वक्त बीजेपी ने चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया उसी वक्त आधे घंटे के भीतर एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है कि हम भी चुनाव अलग लड़ेंगे। वैसा बिल्कुल नहीं है। एक सही है कि 1.5 साल पहले मैंने ऐसे ही मेरा स्टेटमेंट किया था कहीं, तो अलग अलग पार्टी 5 पार्टी है अपने महाराष्ट्र में, बाकी भी पार्टी है लेकिन मेन पार्टी 5 है, क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपने असेंबली में 2009 से 2014 तक थे। तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसा होना चाहिए। क्या होता है, हर एक अपना अपना जो भी उनके मन में विजन रहता है, डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ सोच रहती है, वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आपकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है और जब तक कांग्रेस के साथ अलायंस बना रहेगा तब तक आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस टूटा। ये एक सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया। ये आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वैसा है तो 2004 में हमारे पास 71 सीट्स थी, कांग्रेस के पास 69 सीट थी। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा विधायक थे, तब भी हम चीफ मिनिस्टरशिप ले सकते थे। भले विधायक हमारे भुजबल साहब हो या बाकी के जो लीडर है, कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा तो है मुख्यमंत्री। अरे सबकी महत्वाकांक्षा रहती है, जो भी पार्टी का काम करते हैं सबकी महत्वाकांक्षा रहती है। महत्वाकांक्षा क्या खाली विधायक रहने की किसी की रहती है क्या? पृथ्वीराज चौहान के साथ आपका कंफर्टेबल कभी बन नहीं पाया? 4 साल हमने एक दूसरे के साथ काम किया। कभी भी कोई भी काम जो अपने महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम हो, उस काम के बारे में मैंने सपोर्ट ही किया। ठीक, मैंने कभी गलत फाइल उनके सामने नहीं रखी। हमेशा वो कभी कभी ऐसे इंटरव्यू में बताते हैं, मैं जो गलत फाइल रहती है वो मैं नहीं साइन करता, इसीलिए मेरे ऊपर नाराज है। हमने गलत काम मुझे खुद को करना ही नहीं, तो गलत फाइल ये कहना है कि आपकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि वो काफी धीमे गति से काम करते हैं। शरद पवार साहब ने खुद ही बोला था कि किसी फाइल पर हस्ताक्षर करते समय उनको लकवा लग जाता है, इस तरीके से बात हुई थी। तब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं गलत फाइल पर साइन नहीं करता, लेकिन मैं फाइलें फटाफट क्लियर करता हूं। क्या ये सही है कि वो काम करने में तेज है? मुझे एक बताओ, उनके एक विधायक उन्होंने रिजाइन किया, किस लिए रिजाइन किया? वो बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत साल डिमांड कर रहे थे कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आखिर अपने स्टेट में या देश के कोई भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास इतना पूरा अधिकार रहता है और पूरे हमारी कैबिनेट उनके साथ थी कुछ भी काम करने के लिए। कुछ काम आप देखो, जब लोकसभा का चुनाव आया उससे पहले के 1-2 महीने में कितनी कैबिनेट हुई, कितने डिसीजन हुए कि नहीं हुए? आप लोगों ने मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बारे में भी चर्चा हुई। आपका कहना है कि चुनाव के पहले अचानक बहुत सारे कैबिनेट्स हुए, काफी डिसीजन चुनाव के पहले फटाफट लिए गए। वैसे हुए ना, जो पहले लिए जा सकते। वैसे भी मेरे ख्याल से असेंबली इलेक्शन जब डिक्लेयर होने वाला था उससे पहले भी 1-2 महीने की कैबिनेट आप देखो, तो वो हो सकता है। तो ये पहले से ही चालू। आज तो कांग्रेस उनकी क्लीन इमेज प्रोजेक्ट कर रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं साफ छवि का मुख्यमंत्री हूं, जो बाकी पार्टियों के पास ऐसा कोई आदमी है नहीं। अरे बाकी पार्टियों के लिए आपने उनको रॉन्ग बॉक्स में डालने की कोशिश की, तो उन्होंने खुद की इमेज क्लीन रखने के लिए दूसरों की इमेज खराब करने के लिए किसने काम किया? आप साफ बताइए, किसकी इमेज खराब करने के लिए? आप कह रहे हैं कि खुद की इमेज अच्छी करने के लिए एनसीपी की इमेज खराब करने की कोशिश की मुख्यमंत्री। इमेज वैसे नहीं, जब हम काम करते हैं, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, ठीक, अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे, सुशील कुमार शिंदे चीफ मिनिस्टर थे, हमने साथ साथ काम किया। हम एक ही कांग्रेस में पहले थे,
एक दूसरे को हमेशा मदद करते थे। बाद में गठबंधन होने के बाद भी हम एक दूसरे को मदद करते थे। गलत काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। अपने लोगों को भी वो पसंद नहीं, हमें भी खुद को वो पसंद नहीं है। ये सब करते वक्त कभी कभी कोई ऐसा इशू बन जाता है कि उसके बारे में थोड़ा बहुत ठीक तरह से सोच के स्टेटमेंट करना चाहिए। बीच में इरिगेशन के बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट निकाला 0.1% इरिगेशन, 0.1%, ठीक। तो उन्होंने सेक्रेटरी को बुला के, बाकी लोगों को बुला के, क्या इसमें है? आपने अगर देखे 15 साल में महाराष्ट्र में 5% से ज्यादा इरिगेशन बढ़ा है पहले से। ये व्हाइट पेपर में आ गई। व्हाइट पेपर एसआईटी में, एसआईटी जो लगवाई है उसमें भी आया, श्वेत पत्रिका में भी आया। ये जब अपोजिशन वाले तो हमेशा एलिगेशन करने की कोशिश करते ही। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये बात कह के आपको रॉन्ग बॉक्स में डाल दिया? सही है ना, क्योंकि हमारी पार्टी भी रॉन्ग बॉक्स में गई। हम तो ये देखो, मराठवाड़ा में पानी का बहुत काम हुआ, बैरेजेस हुए, विदर्भ में भी काम हुआ, सभी जगह अपने तापी रिवर में भी बैरेजेस हमने बनवाए, मांजरा में बनवाए, गोदावरी में बनवाए। आपको रोकना चाहूंगा, आपका आरोप काफी गंभीर है। आपका ये कहना है कि इरिगेशन के स्कैम को लेकर जो बवाल हुआ उसके पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का हाथ था, ऐसा आपको कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जो बवाल उठाया, किसने उठाया? अपोजिशन वालों ने। ठीक है ना, आप चेक करो ना, जो भी फाइल मेरे पास आती है, मेरे पास अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, मेरे पास प्लानिंग था, ठीक, मेरे पास पावर मिनिस्ट्री थी। ये सब काम करते वक्त आपने हर एक फाइल चेक करनी चाहिए। वो चेक करने के बाद पता चलेगा कि क्या है। अगर नीचे से फाइल पॉजिटिव होके मेरे पास आएगी और मैंने उसके ऊपर साइन की, तो मेरा कुछ तो वहां मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक। लेकिन एक कुछ फाइल आई और उसमें अगर मैंने ओवररूल कुछ किया, स्पेशल केस कुछ की, और किसी को टेंडर मिलना चाहिए था और उसको नहीं न देते हुए दूसरे को दिया, तो मेरी गलती है। टेक्निकल जो भी देखना पड़ता है वो तो नीचे के अधिकारियों को देखना पड़ता है, वो इंजीनियर लोग देखते हैं। ठीक, वो तो मिनिस्टर का। लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना, ये मुख्यमंत्री खुद कहते थे कि पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिले हो रहे हैं, उनके कॉस्ट का एस्केलेशन हो गया है। तो आपका बेसिकली कहना है कि इस तरीके की बातें करके एनसीपी की छवि खराब करने का काम मुख्यमंत्री ने ये डिले किस लिए हो रहे थे? कभी कभी लैंड नहीं मिलती, फार्मर्स वहां विरोध करते हैं, फार्मर्स को सबको साथ लेना पड़ता है। अगर फार्मर्स का विरोध रहते हुए काम शुरू किया तो वहां परिस्थिति एकदम खराब हो जाती है। उनको भी सपोर्ट, उनका भी सपोर्ट, एक्विजिशन में दिक्कत होती है, ये भी है। इसीलिए काम करते, कभी कभी अपने एनवायरमेंट का एनओसी नहीं मिलती, सीडब्ल्यूसी उसकी एनओसी नहीं मिलती, ये ऐसे फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिलती। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, कि आपको जेल भेज देंगे अगर उनकी सरकार आती है। ऐसा कोई जेल नहीं भेज, मेरी गलती होगी तो भेज देंगे ना। मेरा आज भी इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरे देश के लोगों को कहना है कि मैंने कुछ भी गलती नहीं की। मैंने कल भी कुछ भी गलती नहीं की, आज भी मैंने नहीं किए, आगे भी मैं नहीं करूंगा। जो भी सही होगा वही करने की मेरी कोशिश रहेगी। मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास रखता हूं, क्वालिटी पे विश्वास रखता हूं। जिन्होंने मेरे साथ काम किए हैं उनके साथ जब भी बात करेंगे, मेरे साथ बहुत आईएएस ऑफिसर ने काम किया है, आईपीएस ऑफिसर ने काम किया है। अगर मेरा एक भी काम खराब होता तो वो भी बाहर बात कर सकते थे। ये कहा जाता है कि एनसीपी सूबेदारों की पार्टी है, उनके अलग अलग सरदार हैं और वो अपने अपने बलबूते पर जीत कर आते हैं और उनको साथ रखने का काम सत्ता करती है। सत्ता है तो ये सूबेदार साथ में रहते हैं। इनको आप कैसे साथ में रखेंगे? एनसीपी का यूएसपी क्या होगा इस चुनाव में? साहिल जी, हमेशा ऐसे ऐसे गलत एलिगेशन हमारे ऊपर करते हैं, हमारे अपोजिशन वाले करते हैं। क्या हुआ 99 में जब पवार साहब ने एनसीपी पार्टी बनवाई, ठीक, उस चुनाव में भी हमारे साथ जब हम सब प्रचार कर रहे थे, उस चुनाव में हमारे ऊपर एलिगेशन हुआ कि ये दूसरे किसी के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएंगे। सेक्युलर वोट का अपने खुद को मिलने के लिए, माइनॉरिटी के वोट अपने खुद के पार्टी के मिलने के लिए ऐसे एलिगेशन हमारे ऊपर हुए। ठीक, लगवाए गए? हाँ, लगवाए गए। ठीक, हमने देखा ना, तब तो मैं पॉलिटिक्स में एकदम नया था,
तब हमारे नेता भुजबल साहब, पिचड़ साहब, पदम सिंह पाटिल, विजय सिंह मोहिते पाटिल सब काम कर रहे थे। लेकिन तब भी लोगों को पता चला कि ये नहीं जा रहे। 2004 में भी लोगों ने देखा, एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते भी ये चीफ मिनिस्टरशिप नहीं ले रहे। इतना आप पर भी आरोप लगा कि गडकरी साहब के और आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं और आपने उनको, आप उनको और वो आपको मदद करते रहते हैं। मुझे एक नहीं समझ में आता है, हम जब अलग अलग पार्टियों में काम करते, यानी हम एक दूसरे के क्या दुश्मन है क्या? व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्ते तो हमेशा हो सकते हैं, ठीक, और ये होने ही चाहिए। ठीक, ये क्या गलत है क्या? ऐसा नहीं। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि आप पर ये आरोप लगवाया गया एनसीपी पर कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और ये जानबूझकर लगवाया गया ताकि माइनॉरिटी और बाकी वोट उनके पास आ सके। आज के चुनाव के बाद अगर स्थिति बनती है, क्योंकि आज 4 पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, किसी एक पार्टी को 144 सीटें मिलेगी, ये फिलहाल तो नामुमकिन की तरह बात लग रही है। एक बार फिर इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल अलायंसेस होगी, फिर कौन क्या करेगा, वो सब थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा गया है, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें? आपको ऐसा लगता है कि 144 सीट किसी को नहीं मिलेंगे? ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा के चुनाव में पूरे मीडिया को ऐसा ही लगता था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई भी आगे आएगी, उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ठीक, अपने देश के लोगों ने कुछ जगह, अभी के प्राइम मिनिस्टर गए भी नहीं ज्यादा, तो भी उनको सपोर्ट किया। ठीक किया ना? ठीक, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, क्लियर मेजॉरिटी से वो जीत के आई। मेरा कहना है, पिछले 15 साल लोगों ने काम हमारा सबका देखा है। अभी रूरल एरिया में हमने क्या काम किया है, अर्बन एरिया में क्या काम किया है, फार्मर्स के बारे में हमारे नेता पवार साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते पिछले 10 साल उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया है, ये पूरे देश को लोगों को पता है। फार्मर्स को, हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स को पता है। अभी 100 दिन हो गए, 100 दिन के पूरे होने के बाद मोदी सरकार फार्मर्स के बारे में क्या क्या मोदी सरकार ने डिसीजन लिए, ये फार्मर्स को पता है। प्याज के फार्मर्स बहुत नाराज है, शुगर केन वाले फार्मर्स नाराज है, जो मिल्क का बिजनेस करते हैं वो फार्मर्स बहुत नाराज है, क्योंकि मिल्क के दाम भी जितने बढ़ने चाहिए उतने नहीं मिलते। एक पाउडर, जो मिल्क की पाउडर है, वो एक्सपोर्ट करने के बारे में भी जो फार्मर्स को नाराज है, मदद होनी चाहिए, वो मदद नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से इशू है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि अभी लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लोग महाराष्ट्र के पूरी मेजॉरिटी देंगे। एनसीपी एक पार्टी ऐसी है कि जो पवार साहब ने बनाई, ठीक है। अब आपने बहुत पहले एक विधान किया था कि अभी जो वरिष्ठ नेता है उनको आशीर्वाद देना चाहिए और हमको अपने काम करने देने चाहिए। तो क्या पार्टी में लेगेसी कौन चलाएगा, ये बात कुछ साफ हुई है कि उस पर अभी कुछ बात करने की जरूरत नहीं है? कुछ बात करने की जरूरत नहीं, उसके बारे में हमारे नेता पवार साहब है, प्रफुल्ल पटेल साहब, तारिक अनवर साहब, ये सब बाकी दिल्ली का काम देखते, हम बाकी लोग स्टेट का काम देखते। हमारे एक दूसरे के संबंध बहुत सबके अच्छे हैं, हमें कुछ भी मतभेद नहीं है। जिनको भी अच्छा काम करना है उनको सबने सपोर्ट देना चाहिए, उसके पीछे खड़े होने चाहिए। अब मेरे बहन सुप्रिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते दिल्ली में काम करती है, मैं स्टेट में काम करता हूँ। बीच बीच में ऐसा इश्यू निकलता सामने आ जाता है कि किसका अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। चलिए अजीत दादा, आपने काफी साफगोई से बात की हमारे साथ में, और पहली बार हिंदी में बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार के चुनाव एनसीपी के लिए काफी अहम रहेंगे। 1999 में मुझे याद है कि कुछ लोग कहते थे कि एनसीपी का मिसाइल 60 मील तक ही जाता है, और इस बार के चुनाव ये तय करेंगे कि क्या वो 60 मील के आगे भी जा पाता है या 60 मील तक ही अभी भी उनकी पहुंच बाकी है।